गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं राम किंकर वॉइस को पढ़ा के फिर आगे बढ़ूंगी। साथ ही आज मैं आपको पहले मैं जो पेज ली हूँ उसमें कुछ विभूषण भी बताऊंगी, कुछ जो है पुस्तकें भी बताऊंगी जो जर्मन दार्शनिक वार्शनिक हैं उनकी। ठीक है, उस दिन तो मैंने जो है साहित्य वाली बता दी थी पुस्तकें, वो आप लोगों ने देखा ही था। बाकी पीडीएफ बना के लाऊंगी, कुछ पुस्तकें आपको यहाँ से कुछ ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी, फिर राम किंकर वॉइस को पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज मैं कुछ पुस्तकें बता रही हूँ जो आप लोग देखिए। जैसे अब देखिए ये है, क्या है, आर्ट एच एक्स एक्सपीरियंस। एक किसकी है बच्चों? एक किसकी बुक है? एक किसकी है? नेल्सन गुडमैन की। अब देखिए इसको कैसे आप याद करेंगे। अब देखिए यही हम बताएंगे कि जब किसी को जैसे एक्सपीरियंस किसी चीज़ का रहता है तो उसको क्या कहा जाता है? गुडमैन। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? आर्ट एंड एच एक्स एक्सपीरियंस, है ना। ये पुस्तक है इनकी, नेल्सन गुडमैन की है। तो देखिए क्या आप कहेंगे, जब किसी चीज़ बहुत अच्छा लड़का पढ़ने में रहेगा, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, कि कोई व्यक्ति हो गया, तो उसको आप क्या कहेंगे? इनके लेखक, इनका इसकी पुस्तक है नेल्सन गुडमैन की, तो उसको क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे, गुड। तो देखिए दूसरी पुस्तक हम बताते हैं आपको, फीलिंग ऑफ आर्ट, नहीं उसका, हाँ मीनिंग, फीलिंग ऑफ, नहीं आर्ट नहीं है, फीलिंग ऑफ, सॉरी पता नहीं क्या हो जा रहा है, फीलिंग ऑफ फार्म। क्या है? फीलिंग ऑफ फार्म। एक पुस्तक को मैंने बता दिया, क्या? एक्सपीरियंस, वो वाला था आर्ट एंड एक्सपीरियंस। तो ये किसकी है बच्चों? ये है सुजैन लैंगर की। इसको कैसे याद करेंगे आप लोग? देखिए जानबूझकर आप मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करते हैं सुजैन। क्या? जानबूझकर आप, देखिए जान है ना, सुजैन है, आप मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करते हैं। लैंगर है ना, सुजैन लैंगर। या फिर जब वो फीलिंग के साथ खिलवाड़ करेगा तो उससे आप लड़ेंगे। कौन? सुजैन लैंगर। ठीक है, तो ये दो पुस्तकें मैंने आपको ट्रिक से बताई हैं, जो आपको अगर याद कर गए बच्चों तो नहीं भूलेगी। जैसे मैंने एक्सपीरियंस बताया तो उसको आपने, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसको गुड बोल दिए। देखिए फिर एक है व्हाट इज आर्ट, है ना, कला क्या है। व्हाट इज आर्ट है ना, कला क्या है। व्हाट इज व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज आर्ट है ना, कुछ ऐसे है व्हाट इज आर्ट। तो देखिए बच्चों इसको कैसे आप याद करेंगे। ये किसकी है? टॉलस्टॉय की। इसको कैसे आप याद करेंगे? अरे छोड़ो हटाओ, कला क्या है ही टाल दिए आप। जैसे कहते हैं व्हाट इज आर्ट, कला क्या है, इसको टाल दिए, कला कुछ नहीं है। जैसे मैंने, जिसे कि नहीं कहते व्हाट इज आर्ट, कला क्या है, उसको कला कुछ नहीं है कह के टाल दिए। कला का मतलब कुछ नहीं है, टॉलस्टॉय। ठीक है, ये बहुत आसानी से आपको इस तरह आप याद करेंगे तो याद हो जाएगी। देखिए एक हो गया, फिर प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, वो बताया ना व्हाट इज आर्ट, कला कुछ नहीं है, तो उसको कह के टाल दिए, टॉलस्टॉय हो गया। व्हाट इज आर्ट जैसे नहीं बोलते, एकदम सिंपल ही बोल दिए, उसको कह के टाल दिए, कला का मतलब कुछ नहीं, उसमें कोई कलम कोई ऐसा शब्द है उसका। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ आर्ट क्या हो जाएगा? इसके हैं आर जी कॉलिंग वुड। तो इसका कैसे आप याद करेंगे? देखिए अब ये प्रिंसिपल को कॉल करेंगे आप, समझ गए आप लोग। अब प्रिंसिपल को आप, जैसे कोई काम रहता है तो कहते हैं प्रिंसिपल को कॉल करिए, उनसे बात करनी है, जैसे गार्जियन हुए तो क्या करेंगे आप? प्रिंसिपल को कॉल करेंगे, कॉलिंग। तो समझ गए बच्चों, ये वाला जो प्रिंसिपल वो किसके लिए, ओ सॉरी यहाँ ऑफ है, ऑफ आर्ट है ना।
तो देखिए यहाँ ऑफ 8 हो गया, तो किसके लिए फ़ोन करेंगे? किसी काम के लिए प्रिंसिपल के पास क्या करेंगे? कॉलिंग करेंगे या फ़ोन करेंगे। 3 पुस्तकें मैंने आपको बताई, 3। और देखिए एक पुस्तकें मैंने इसको पहले ही बता दी हैं आपको, मीनिंग ऑफ आर्ट। किसकी बताई है? हर्बर्ट रीड का, हर्बर्ट रीड का। अब देखिए इनकी एक पुस्तक और है, 2 पुस्तकें इनकी ही बताते हैं। आर्ट ये है, ये इनकी है एक आर्ट एंड स्टडी इंडस्ट्री है ना, इसको हम स्टडी से याद किए हैं तभी यही मुझे आ गया। इंडस्ट्री है, आर्ट एंड इंडस्ट्री है ये। तो क्या आप इसको याद रखेंगे? ये भी हार्वर्ड रीड की है। तो क्या करेंगे आप? यहाँ तो मैंने मीनिंग को रीड करा दिया, इनको हार्वर्ड रीड करा दिया। तो क्या स्टडी करेंगे? तभी न वहाँ जब स्टडी करने जाएंगे तभी न वहाँ रीड करेंगे कोई चीज़। आर्ट एंड स्टडी, मीनिंग ऑफ आर्ट, हार्वर्ड रीड। ठीक है बच्चों, जब आप स्टडी करेंगे, कोई चीज़ पढ़ने जाएंगे तो उसको स्टडी ही कहते हैं ना। इसका वो नहीं है स्टडी। जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जैसे नहीं, इंडस्ट्री है कोई, तो उसको आप स्टडी कर लीजिए, तो पढ़ना बना लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हार्वर्ड रीड का हो जाएगा। बाकी हमने फिलासफी पीछे का रिपीट कर देंगे। फिलासफी ऑफ आर्ट हो गया ना, ये ऑफ आर्ट बता दिया था किसका? हीगल का। हमारे सामने फिलासफी मत झाड़ो, ये हो गया बच्चों। तो देखिए मैंने बहुत सी बुकें आपको बहुत ट्रिक्स, जैसे वो बता दिया। हाँ, मीनिंग ऑफ ब्यूटी, वो तो टॉलस्टॉय का बता दीजिए। व्हाट इज आर्ट, कला क्या है? कुछ नहीं है। अब देखिए मीनिंग ऑफ ब्यूटी बच्चों, मीनिंग ऑफ ब्यूटी, ये ब्यूटी है ना, मीनिंग ऑफ ब्यूटी हो गया जब। तो देखिए क्या होगा, तो इसका क्या होगा? एरिक न्यूटन है बच्चों, एरिक न्यूटन है इसके। तो कैसे आप रखेंगे? देखिए मीनिंग का उधर से देखिए हमने बता दिया, मीनिंग स्टडी इंडस्ट्री का बता दिया, मीनिंग ऑफ रीड का बता दिया, हार्वर्ड रीड। देखिए इनका है मीनिंग ऑफ ब्यूटी। तो देखिए बच्चों यहाँ न्यूटन जो है, न्यूटन को देख रहे हैं या ब्यूटी को देख रहे हैं ना? देख लीजिए, ब्यूटी में जो मात्रा लगी हुई लास्ट में, वही आपके न्यूटन में भी लगी हुई है। तो मीनिंग ऑफ ब्यूटी आ जाएगा, तो एरिक न्यूटन आप लगाएंगे। ठीक है, तो कुछ पुस्तकें मैंने जो बताई आपको समझ में आया? एक्सपीरियंस का बता दिया, इनका बता दिया, और स्टडी का बता दिया। हाँ, एक जो मैंने बताया था इसके पहले, रिपब्लिक का बता दिया था। रिपब्लिक का हमने कैसे बताया था? प्लेटो, जब शादी ब्याह होगा तो वहाँ आप किस में खाएंगे? प्लेट में। वहाँ पब्लिक जुटेगी, आप वहाँ कैसे खाएंगे? प्लेट में खाएंगे। प्लेट में खाएंगे ना, तो प्लेटो हो गया। तो समझ गए बच्चों, इतना जो है मैंने बता दिया आपको। इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगी? पद्म भूषण बताऊंगी, और और पद्म भूषण, कई चीज़ें बताऊंगी आज, और पीछे का रिपीट आपको करवाऊंगी। देखिए जब तक आप पीछे का रिपीट नहीं करेंगे, आपको वो चीज़ें याद नहीं होंगी। इसीलिए आप पीछे का रिपीट करते जाइए। और देखिए यहाँ हम बताएंगे आपको 1954, फिर 1974, फिर देखिए 1991, 1999, यही बीच बीच में पढ़ते जाएंगे तो बार बार चीज़ें पढ़ने से। देखिए ये था नंदलाल का, छोटा छोटा लिखेंगे। ये था विनोद का, ये सब विभूषण है बच्चों, विभूषण है। आज कुछ नए कलाकारों का भी बताएंगे। और देखिए किसका है? मकबूल फिदा का, और ये सतीश का है। मकबूल फिदा, हुसैन, विनोद और ये नंदलाल विभूषण है। तो मैंने कैसे 54, 74, 91 और 99 सतीश गुजराल को विभूषण मिल गया। तो इतना हो गया था। फिर मैंने क्या बताया था आपसे? आर के लक्ष्मण का क्या बताया था? 2005। ये क्या थे? कार्टूनिस्ट थे। वो सब तो चित्रकार थे, चारों कार्टूनिस्ट थे। ठीक है, ये कार्टूनिस्ट हो गए। फिर मैंने 12 में 2 लोगों का बताया था। 2012 में 2012 में किनका किनका बताया था? सुब्रमण्यम का और मिरांडा का।
मैंने इसको इसलिए आज यहाँ लिया है। देखिए मिरांडा मन्यम दोनों देखिए साथ में इनका नाम भी मिल रहा है और इनके जो है सन भी मिल रहे हैं। सुब्रमण्यम मिरांडा एक कार्टूनिस्ट या चित्रकार। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। देखिए फिर मैंने 2 बताया था 2013 में रघुनाथ पात्रा और 2013 फिर आ गया आपका किसका, सैयद हैदर रजा। ठीक है, इनको क्या मिला, इनको भी यही दोनों को साथ में जो ये मूर्तिकारी के रूप में इनको मिला, इनको चित्रकारी के रूप में मिला। फिर हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। लास्ट में आ गए सुदर्शन साहू। तो एक किसका हो गया, ये मूर्तिकार के रूप में, हाँ सॉरी ये इनका 2000 यहाँ सन मैं लिखना भूल गई, 2021 में किसके, मूर्तिकार के रूप में। तो इतना हो गया बच्चों। तब यही मैं थोड़ा सा आप लोगों को और भी नए कलाकारों को, पीछे वाला रिपीट करवा दिया ना आपको। अब मैं यहाँ पे कुछ नए कलाकारों को बताऊंगी बच्चों। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि जब 1907 में किसका बताया था, 1907 पीछे पीछे चीज़ें रिपीट होंगी तभी आपको, सॉरी 1907 नहीं था, सॉरी कभी कभी दिमाग कुछ लिखना चाहता लिख देते हैं कुछ। 2007 किनका था बच्चों ये तीनों। अब देखिए मैंने इसको 7 से कैसे, सैयद हैदर रजा बताया था, सोमनाथ होर बताया था, एक क्या है साहब, पद्म भूषण वाले हैं, ये सब उधर पद्मश्री था, ये सोमनाथ होर का बता। इसी में तैयब मेहता भी बता दिया था। हम पीछे की चीज़ें रिपीट करते जा रहे हैं बच्चों। तो इनका तो 7 से दोनों लोग को याद हो गया था, 7 से 2007। इनका तो आप लोग से कहे थे कि साथ में इन्हीं लोग, इनका भी याद रखिए। फिर देखिए हमने क्या बताया, श्वेत रोरिक का बताया था कैसे, बहुत ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था कि 1961 बताया था बच्चों, 1961 बताया था ना आपसे। तो इनका बताया था, साथ में हेब्बर का भी बताया था, हेब्बर का बताया था 1961 कैसे बताया था, इनकी ये वाली जो मात्रा लगी हुई है ऊपर, इसे बताया था कि 1961 इनका पद्मश्री बच्चों, इनका पद्मश्री है, इनका पद्म भूषण है, ऐसे बताया था ना। ईश्वर रोडिक का इनका पद्मश्री क्यों बताया था दोनों को साथ में, क्योंकि दोनों को एक साल में मिला है और इनको पद्मश्री मिला है, इनको क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। तो देखिए कुछ कलाकारों को मैं आज फिर से आपको रिपीट कराऊंगी पीछे से। देखिए ये 54-74 तो एकदम रटा दिए हैं आपको, विभूषण और भूषण, उनका दोनों लोग का, उनका हाँ दोनों लोग का विनोद का भी विभूषण है और इनका और नंदलाल का भी विभूषण है। 54-74 ठीक है, ये तो आपको रिपीट 54-74 याद कर लें, 1954-74 ये हो गया बच्चों। फिर देखिए यहीं आइए आप, जिनका हम आज पढ़ाने जा रहे हैं 1970, कितना, विनोद से 4 साल पहले किनको है, पद्म भूषण, किनका है, राम किंकर वैस का, जिसका हम पढ़ाएंगे अभी आपको। ठीक है, ये इनका हो गया, राम किंकर वैस का हो गया। फिर देखिए नंदलाल बोस का हो गया। फिर यहीं नंदलाल बोस के बाद आप आ जाइए 1954 था इनका, नंदलाल बोस का। तो 1 साल बाद इनको पद्म विभूषण मिल गया, यामिनी राय को भूषण मिल गया, इनको विभूषण मिल गया, यही नंदलाल बोस लिख दे रहे हैं। ठीक है, तब फिर यही थोड़े से नीचे आ जाइए आप, थोड़े से नीचे आएंगे आप तो 1958 में क्या मिला, इनको भी देवी प्रसाद राय चौधरी को भी क्या, यही जो पद्म इनको यामिनी राय को मिला है पद्म भूषण, इनको भी मिल गया पद्म भूषण, देख रहे हैं, इनको भी मिल गया पद्म भूषण। फिर हेब्बर का तो मैंने फिर यहीं 1 साल पहले ही इनको क्या मिला, इनको तो पद्म भूषण मिला है ना, यामिनी राय को भूषण मिला है पद्म भूषण। तो यही खासगीर को क्या मिला था आपके,
पद्मश्री मिला था इनको, पहला पद्मश्री मिला था। इनको विभूषण, इनको जो है पद्म भूषण, इनको पद्मश्री, तीनों को मिल गया ना। फिर यही देखते जाइए कितना मैंने लाइन से इनका पता, इसीलिए मैंने 54, 55, 57, 58, इसीलिए मैंने यहाँ लाइन से लगाया है। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं कुछ नए कलाकारों को लूँगी और जो है थोड़ा सा आपको उसके साथ मिला के बताऊँगी। और साथ में वो जो है उनका विनोद के साथ जो है 54 और 70 जो है इनका पद्मश्री बता दिया, इनका विभूषण बता दिया रामकिंकर बैस का। तो इतना मैंने आपको जो बताया है बच्चों, तो आप लोग इसको सेट करते जाइए दिमाग में, और पीछे वाली बुकें भी आप लोग सेट करते जाइए। तो अब हम अपना जो चैप्टर लिए उसको पढ़ाएंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने बहुत कुछ चीज़ें आपको बता दी, जो आप लोग भी याद करते जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़े। देखिए, प्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर, सॉरी एक कलर जो है थोड़ा सा छिप जा रहा है। प्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर बैस का जन्म, यहाँ ऊपर रामकिंकर बैस 1906 से 1980, कितना बताया, 1906 से 1980। देखिए, रामकिंकर बैस हैं क्या, मूर्तिकार है ना, और ये देखिए चित्रकार भी हैं, लेकिन मुख्य इनका क्या है, मूर्तिकार। रामकिंकर बैस का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 20 मई 1906 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बांकुरा शहर के जुग्गीपाड़ा कस्बे में हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़े बच्चों। देखिए, इनका सबसे प्रसिद्ध जो है संथाल परिवार, इसको तो आप रट डालिए, देख रहे हैं ना, इसको आप रट डालिए बच्चों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। और कब बनाया है इसको, रामकिंकर बैस का संथाल परिवार 1938 में। जब 1938 आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, हरिपुरा अधिवेशन भी वहाँ नंदलाल बोस ने सजाया था, नंदलाल ने। ठीक है, इसका संग्रह कहाँ है, कला भवन, जहाँ यही इन्होंने शिक्षा ली थी, कला भवन शांति निकेतन में, वहीं के प्रांगण में, शांति निकेतन के प्रांगण में ही ये आपके संथाल परिवार है। और सन क्या है, 1938। इनके बारे में मैंने रीता प्रताप से आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं, बाकी आज मैं वन लाइनर करवा रही हूँ। ठीक है बच्चों। देखिए, रामकिंकर बैस ने कला की शिक्षा किससे और कब, किस संस्थान से प्राप्त की, तो नंदलाल बोस के सानिध्य में रह के ये शांति निकेतन में। देखिए बच्चों, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है रामकिंकर, ये मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, चीज़ें रिपीट और साथ में याद करवा रही हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पे ये नंदलाल है ना, दिमाग आपका यहाँ पे अवनी बाबू पे भी जा सकता है, क्योंकि उनके ज़्यादा जो है शिष्य हैं। तो ये देखिए, रामकिंकर को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए वैसे इस तरह भी याद रखिए कुछ ट्रिक से। ये जो बिंदी से नहीं, ज़्यादा नंदलाल जो हैं क्या हैं, कृष्ण भगवान के जो हैं राम हैं, वही नंदलाल हैं, वही राम भी हैं। तो अवनी बाबू तो राम के अवतार हैं नहीं, समझ रहे हैं। तो इनके इस शिष्य से पूछा जाता है बच्चों, और वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी मात्रा से भी आप रामकिंकर से याद कर सकते हैं, यहाँ जो बिंदी लगी है नंदलाल बोस, और बाकी उससे भी याद कर सकते हैं जो मैंने बताया। रामकिंकर बैस के क्या थे, मूर्तिकार थे। चीज़ों को जहाँ कन्फ्यूजन होगा वो चीज़ें मैं आपको दूर करवाऊँगी, और ट्रिक के माध्यम से हमेशा के लिए याद करवाऊँगी। ठीक है बच्चों। किसको आधुनिक भारतीय चित्र मूर्ति कला का जनक माना जाता है, कि राम, क्योंकि बहुत शिष्य परंपरा है, बहुत जो है पुस्तकें हैं, बहुत माध्यम हैं, हर चीज़ें हैं, जो सब चीज़ें आप रट के नहीं बढ़ सकते, कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन, इसीलिए हर चीज़ें जो आप कोई चीज़ जैसे इस तरह याद करेंगे कि मैंने जो है नहीं, अवनी बाबू नहीं होंगे, मैंने इस तरह याद किया था, तो आप वहाँ पे तुरंत कन्फ्यूजन आपको होगा ही नहीं। देखिए नंदलाल, देखिए जैसे देखिए आपको मैंने आगे पीछे वाला रिपीट कर, शैलेंद्रनाथ डे का बताया था, शैलेंद्रनाथ डे का जो पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ किसका, राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकी नंदन, ये सब इनके शिष्य थे। तो मैंने कैसे शैलेंद्र से बता दिया था ना कि आप भगवान से याद करिए सब, तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए, रामकिंकर बैस को किस रूप में जाना जाता है, रामकिंकर बैस ने अपनी मूर्तियों को किस माध्यम में बनाया, तो बालू, सीमेंट, कंक्रीट तथा, जैसे जब वो मैंने पढ़ाया था रीता प्रताप से कि जब वहाँ ये शिक्षा लेने चले गए, ठीक है, किसने भेजा था इनको, अम्बाला जो है अम्बाला दास ने भेजा था ना, वहाँ पे जो कोई था उनको भेजा था वहाँ पे। तो इसके बाद वहाँ जब गए तो ये जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तभी वहाँ धन एकत्रित करने लगे थे। ठीक है,
तो तभी वहाँ पे धन एकत्रित कर, क्योंकि इनकी स्थिति ठीक नहीं थी तो मूर्तियाँ बनाते, धन एकत्रित करते उससे पैसे। ठीक है, मूर्तिकार रामकिंकर बैज के जीवन पर आधारित एक फिल्म है रामकिंकर बैज शीर्षक पर 1975 ईस्वी में किसने बनाई? तो ऋतिक घटक ने बनाई। ठीक है, ये पूछा जाता है। देखिए रामकिंकर बैज मूर्ति शिल्पों पर किस कला का प्रभाव है? तो अभिव्यंजनावादी। देखिए बच्चों, अभिव्यंजना भी आ जाए तो यथार्थ जब आप लिखेंगे देख लीजिएगा, तो क्या ये बिंदी आएगी? जैसे मैंने नंदलाल बोस का बता दिया, वो भी बता दिया, दोनों माध्यम की, नंदलाल और राम। नंदलाल जो है कृष्ण के रूप बना दीजिए, नंद के लाल, उनको बता दिया। बाकी ये देखिए अभिव्यंजना, अभिव्यंजना जब आ रहा है, यही अति यथार्थवाद आ जाए तो कहीं बिंदी आपको नहीं आएगी। यदि यथार्थवाद आ जाए और रोमांस आ जाए तो रोमांस वास्ते तो ये थे ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा यही यथार्थवादी और प्रभाववादी में आप कन्फ्यूजन कई चीज़ें देंगी, रोमांसवादी तो नहीं देगा। बाकी आप जैसे सेट भी रखिए, ये नहीं कह रहे सब चीज़ें ऐसे कि कोई चीज़ आपका गलत ना हो, वहाँ आप अभिव्यंजनावादी लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए रामकिंकर बैज के व्यक्तित्व कृतित्व पर एक उपन्यास देखिए, देखी नाई फिरी फिरे मुड़कर नहीं देखा, किसने लिखा है? तो बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यास समरेंद्रनाथ बसु ने। और ये शब्द क्यों कहा गया है ये भी आपको मैं पीछे वाला रिपीट कराती हूँ। ये जब इनका पोर्ट्रेट बनाए थे, किसका बनाए थे? रविन्द्रनाथ का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, तब इन्होंने कहा था, इसीलिए मैं रीता प्रताप की बुक आपको पढ़ाती हूँ कि वहाँ सारी चीज़ें डिटेल से दी हुई हैं। तब वो चीज़ें आप भी पढ़े थे, हमने आपको पढ़ाया था। तो उन्होंने इनका जब पोर्ट्रेट बनाया तब इनको ये रामकिंकर इन्होंने कह दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कह दिया कि आप जो है आगे बढ़ जाइए और पीछे मुड़कर मत देखिए। तो इनको यही देखी नाई फिरे फिरे मुड़कर, फिर उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा और वो आगे बढ़ते चले गए। उस पर बांग्ला भाषा में समरेंद्रनाथ बसु ने एक उपन्यास भी लिख दिया। ये इनके जीवन पे आधारित तो घटना थी ना, जो आपको बताया था। जब इनका जो बनाया था इन्होंने पोर्ट्रेट, तो उस पर से प्रभावित होकर उन्होंने ऐसा कर दिया था कि जाओ रामकिंकर, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी प्रतिभा आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़कर नहीं देखना, फिर ये आगे बढ़ते चले गए। ठीक है बच्चों, वर्ष 1940 में निर्मित रामकिंकर की पहली क्या अमूर्त शीर्षक पर क्या है? लैंडस्केप। अब देखिए यहाँ तो केवल शॉर्टकट है, क्योंकि ये मैंने राकेश गोस्वामी की बुक से लिया हुआ है। वन लाइनर उसमें जो मैं पढ़ा रही हूँ स्तंभ कलाकार में, उसमें रामकिंकर बैज नहीं थे, इसीलिए मैंने राकेश गोस्वामी की बुक से लिया है। तो बच्चों इसमें केवल शॉर्ट है ना, इसमें शॉर्ट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। बाकी जो पूरा डिटेल, आप अगर ये डिटेल भी बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, जो रीता प्रताप की बुक में मिला है। देखिए इसी समय सुजाता भी बनाए, देख रहे हैं वहाँ पे सारी चीज़ें था, और कन्या और कुत्ता भी था उसी समय 40 में ही। तो यहाँ लैंडस्केप देखिए, अमूर्त आप देखिए, क्या इसमें कोई जान है? जैसे जब अमूर्त टाइप में है लैंडस्केप ना, कोई निर्जीव टाइप में है ना, तो लैंडस्केप अमूर्त हो जाएगा। आगे बढ़े बच्चों, देखिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुप्रसिद्ध कागज एवं टेम्परेरा में क्या है? फाइमिन क्या है? अकाल को किसने चित्रित किया है? तो रामकिंकर बैज ने। और कहाँ संग्रहित है बच्चों? दिल्ली में। राष्ट्रीय आधुनिक वो वाला जो संथाल परिवार था तो शांति निकेतन में था। देखिए और बाकी ये जो है ये दिल्ली में है, क्या? अकाल। ठीक है, देखिए होमवर्ड आउट जल रंग में, होमवर्ड आउट जल रंग में किसने? रामकिंकर बैज ने। होमवर्ड आउट। अब देखिए 1938 में क्या किया है? 1938 में रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित संथाल परिवार वर्तमान में कहाँ सुरक्षित? वही पीछे वाला कला भवन शांति निकेतन में के परिसर में, कहीं कहीं प्रांगण भी आता है। अब देखिए बच्चों रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित क्या है, जो इसकी साइज बता रहा है 427 सेमी ऊंची प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार किस माध्यम में है? तो सीमेंट और कंक्रीट में। मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया था, तो ये चीज़ें हाईलाइट आपको दिख भी रहेंगी, ताकि आपको आराम से जो मेन पॉइंट है वो दिख रहा होगा आपको। रामकिंकर बैज का प्रसिद्ध क्या है? संथाल परिवार पूछा जाएगा इसकी प्रसिद्धि का। और देखिए मिडई लिखा है ना, अगर ये मिट्टी आ जाएगा और कंक्रीट भी आ जाएगा संथाल, तो दोनों सही होगा। देखिए वहाँ सीमेंट और कंक्रीट भी कहीं देखा संथाल फैमिली का, और ये मिट्टी भी दिया है।
अब देखिए राम किंकर बैज द्वारा निर्मित यह छड़ी को कितनी ऊंचाई है? 24 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर की 2 मूर्तियां वर्तमान में कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ नई दिल्ली के मुख्य प्रांगण पे। अकाल भी आपके नई दिल्ली में था और ये आपकी यक्षिणी भी, और इसकी साइज कितनी है? 24। यक्षिणी 24, ठीक है। तो आगे बढ़े बच्चों। अब देखिए राम किंकर बैज ने यक्षिणी मूर्ति के माध्यम में क्या दर्शाया है? अब इसके माध्यम में क्या दर्शाया? जैसे माध्यम उसका क्या है? कृषि के माध्यम में समृद्धि। माध्यम है कृषि के माध्यम से समृद्धि को। जो है यक्षिणी की मूर्ति है, यक्षी की मूर्ति है, वहाँ इसका माध्यम क्या है? अब ये अच्छी रहेगी तो कृषि के माध्यम में समृद्धि उसका माध्यम है, दर्शाया है जो। ये भी पूछा जाएगा, तो बच्चों ये चीज़ें आप लोग याद रखें। और शांति निकेतन के कला भवन परिसर में क्या है? हार्वेस्टर। ये देखिए हार्वेस्टर भी जो है, अब इसका माध्यम काष्य मूर्ति है, देखिए ना, 1943 आ गया। तो मैंने क्या यहाँ पे विवान सुंदरम का जन्म भी बताया था मैंने आपको, शिमला में 43 में। और 1944 में क्या बताया था? अब देखिए पेन भी नहीं चलना बंद हो गई, अभी तक अच्छी चल रही थी। 1944 में इनका अनुपम सूद का 43 में। तो ये जब 43 में काष्य की मूर्ति बनाए हैं, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। तो काष्य का कैसे याद रखेंगे आप लोग, ये भी बता रहे हैं आपको। हार्वेस्टर जब लिखा हुआ है बच्चों, तो देखिए काष्य यही लिख देंगे, तो दोनों में शायद दिखाई दे रहा ना। देखिए हमारी पेन अब ना थोड़ा सा चलना बंद हो जाएगी, तो हम बड़ा लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? काष्य हो जाएगा, ठीक है। तो काष्य मूर्ति हो जाएगी। और ये हार्वेस्टर भी देखिए शाह है, तो काष्य की मूर्ति रचयिता कौन है? राम किंकर बैज। ये हो गया ना बच्चों जो मैंने बताया। सारी चीज़ें मैं देखिए आपको हर चीज़ें पढ़ा भी रही हूँ, याद करवाती जा रही हूँ। हार्वेस्टर देखिएगा तो काष्य करिएगा। जैसे दिल्ली की चित्र प्रदर्शनी में राम किंकर बैज ने किस में चित्र में स्वर्ण पदक दिलाया था? तो क्या है? सीता स्टाइल, क्या है? अब देखिए जैसे देखिए सीता स्टाइल स्वर्ण प्रतिमा है ना, तो देखिए जो मैंने जो इनकी प्रतिमा बनाई थी, स्वर्ण बनाई थी ना, स्वर्ण बनाई थी, जो सीता की प्रतिमा बनाए थे ना उनकी, जब यज्ञ के समय इनका बनाए थे सीता स्टाइल, तो क्या है? इस पर स्वर्ण पदक मिला है सीता। तो इस चीज़ें से भी याद रखिए, इनको स्वर्ण पदक मिला है। उस पर मील पहुँचने की पुकार कब बनाए हैं? 1959। क्या बनाया? मैं कैनवास पर तैल माध्यम में। किसका चित्र है? राम किंकर बैज। देखिए तैल माध्यम एक कैसे याद रखेंगे? मिल कैसा है? तेल के कारखाने का। क्या है? मिल पहुँचने की पुकार जो है, मिल किसका है? तेल का है, समझ रहे हैं? तब उसका माध्यम तेल याद हो जाएगा आपको। वहाँ पे लोग जा रहे हैं मिल पर 59 में, ठीक है बच्चों। जो कारखाना है, मिल है, वो तेल का है। तो राम किंकर बैज के जीवन पर आधारित पुस्तक राम किंकर एंड हज वर्क्स के लेखक कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम। अब देखिए, अब यही देखिए वर्क्स देख लीजिए आप। यही जो लिखा है, वर्ष तो लिखा ही, आप तो देख ही रहे हैं। तो के.जी. सुब्रमण्यम, देख रहे हैं, मन्यम हो गया ना, ये भी इनके जो है। और वो जो है देखी नाई फिरे फिरे समृद्ध बसु ने बनाया है। तो ये पुस्तक जो है आप लोग याद रखिएगा, राम किंकर बैज का किसने बनाया है। और देखिए के.जी. सुब्रमण्यम भी मूर्तिकार थे, तो इनका एक मूर्तिकार ने ही चित्र बनाया है। जो पुस्तक लिखी है उस पर वो के.जी. सुब्रमण्यम है। एन रामचंद्रन द्वारा रचित पुस्तक किसकी है? ए रामचंद्रन द्वारा रचित पुस्तक द मैन ऑफ द आर्टिस्ट। क्या है? द मैन ऑफ द आर्टिस्ट। तो किसकी है? किसके जीवन पर आधारित है? राम किंकर बैज का। किसके? राम किंकर बैज का, ठीक है, जीवन पर आधारित है। 3 पुस्तकें हैं, एक राम किंकर बैज ने लिखी है, वर्क्स है जो सुब्रमण्यम की है, समरेंद्रनाथ बसु की तो देखी ना। ये द मैन, देखिए ये जो पुस्तक लिखी है बच्चों, ये रामचंद्रन ने। तो चंद्रन और राम देख रहे हैं, मैन द आर्टिस्ट, दोनों यहाँ मैन भी देखिएगा। तो मैन ये रामचंद्रन को कर लीजिए, और उनके जो है राम दोनों में राम है। ये राम है रामचंद्रन, ये राम किंकर बैज है। तो आप कोई कलाकार का नहीं, बस यही राम किंकर बैज को ही यहाँ देखिएगा। और रामचंद्रन ने इसका किया था। राम किंकर बैज के प्रसिद्ध चित्र क्या हैं?
थ्रेसिंग है 1957 में। इसी समय जो है हरिअम्बा दास ने गाड़े ने उसका भी स्थापना की थी, बॉम्बे ग्रुप का जो नहीं था वो उसके बाद जो एक कोषाध्यक्ष थे प्राय ग्रुप में जो गाड़े थे, गायतोंडे थे, क्या गायतोंडे तो पेंटर थे, गायतोंडे तो पेंटर थे, गाड़े थे ना, वो कराए थे उसकी स्थापना। तो देखिए इसके बाद उसी समय हुई थी ये, देखिए बाकी ये जयपुर की भी स्थापना इसी समय हुई है। तो इसी समय थ्रेशिंग करे थे तैल माध्यम में। देखिए थ्रेशिंग जब आ जाएगा तो माध्यम उसको बहुत आसानी से, जैसे जो थ्रेशिंग मशीन होती है उसमें तैल वैल डाला जाता है ना, तो तैल माध्यम, और कटाई जो है जल में हो जाएगी। अब जब धान काटेंगे तो वहाँ जैसे कटाई नहीं होती है धान की, तो जल रहता है, जल से उसमें कर लीजिए। अब 1948 का थ्रेशिंग जो है तैल माध्यम में और कटाई जल माध्यम में है 1948। 1948 में आपका ये क्या बोलते हैं, सॉरी पैग ग्रुप की स्थापना हुई है ना 1948 में, और कहीं कहीं 1947 रहता है बच्चों। ये भी देखिए वहाँ मैंने जब विविध पढ़ाया था तो कह रहा था कि 1947 ना आपको दिखाई दे, तो वहाँ पे 1948 सही होगा। तो इसी समय पैग ग्रुप का भी दोनों का 47 तो नहीं कहा जा सकता वहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे इनका सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, रामकिंकर बैस का जितना था बच्चों। और यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। और बाकी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनको बताने की कोशिश की है, जो रामकिंकर बैस का ये जो पुस्तक भी बता दिया, उनका जो शीर्षक था, जो ये पीछे की चीज़ें रिपीट कर दे थोड़ा सा, समृद्ध बसु ने जो लेकिन आई फिर बता दिया था। ये जो है इनका लैंडस्केप अमूर्त है, 1940 में सुजाता भी बनाए हैं। और फाइमिन है जो है अकाल जो है कहाँ संग्रहित है, नई दिल्ली में सुरक्षित है। और देखिए ये है जो है कलाप 1938 में बनाए हैं, और इनकी साइज देखिए जो है कंक्रीट और माध्यम ये वाला है। संथाल फैमिली मिडई में मिट्टी में है। अच्छा, संथाल परिवार और फैमिली दोनों अलग हैं क्या बच्चों? यही तो देख रहे हैं। अब संथाल फैमिली ये अलग है, और यहाँ फिर देखिए संथाल परिवार, संथाल फैमिली दोनों। अब हम इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा इसमें कि दोनों अलग हैं कि एक ही है। ठीक है, ये छड़ी देखिए हो गया। तो यही हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बच्चों। ये जो हमारा आज का क्या टॉपिक था, तो देखिए मैंने इनका वो जो है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है बच्चों। और ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, 1970 में इनको क्या मिला था, पद्म भूषण, क्योंकि इसमें हर चीज़ें दी नहीं। इनके बारे में और भी डिटेल है, जैसे रीता प्रताप से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, वो तो आपने देखा ही था। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों आप सभी का। आप लोग अपना जो है हमें चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक भी कर दिया करिए, आपकी इच्छा रहे तब, क्योंकि कहने से कोई करता नहीं बच्चों। तो आप लोगों की इच्छा हो तो लाइक कर दिया करिए। तो धन्यवाद आप सभी का।